This video I am going to start the very important topic, and all the topics are very conceptual one right now, and all these topics are very important as far as the board exam and the competition is concerned right now. All of you must be very careful about all this topic. Now see, now I am going to discuss how the electric field intensity must be zero inside the conductor. Now the name of the heading is E net inside the conductor is zero, right? तो हम क्या करेंगे? हमने सबसे पहले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी डायरेक्शन में इन स्पेस हमने कंसीडर किया, है ना? स्पेस का मतलब एक्स वाई जेड डायरेक्शन. तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और यहाँ पे मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने यहाँ पे क्या लिया? एक कंडक्टर को लिया, राइट? दिस वन इज माय कंडक्टर, राइट? ठीक है. अब आप देखो, कंडक्टर में बेसिकली होता क्या है? एटम्स, राइट? तो इनसाइड द कंडक्टर आई हैव न्यूमरस एटम्स. और एटम्स में क्या होता है? एटम्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओरिएंटेड होता है रैंडमली, राइट ना? फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अ zigzag वे. इससे क्या हुआ? द एवरेज थर्मल वेलोसिटी मस्ट बी जीरो, राइट? नाउ जैसे मैंने इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में लाया, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई all free electrons reoriented and align themselves in opposite direction of E. कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मेरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? फोर्स को लाएगा, राइट? ये फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन्स पर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एक्ट करेगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट ना, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट ना? ठीक है, क्लियर? इससे मेरा क्या हुआ कि मेरा कंडक्टर का ये वाला जो साइड है वो सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ये वाला जो साइड है वो सीट ऑफ नेगेटिव चार्ज हो गया. तो मेरे को पता है, आप सबको पता है कि फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, एंड दैट इज माय इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? ये मेरा जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तब तक डेवलप करेगा जब तक कि ये मेरा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस ना कर दे. क्लियर ना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि राइट प्लेन ऑफ कंडक्टर बिकम द सीट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज and left seat of the negative charge. Due to this, an induced, that is my EI, electric field, develop such that it must balance the applied electric field E. Right now. So that is E is here. E is my applied electric field, and EI is my induced electric field. ये दोनों एक दूसरे का इक्वल हो गया. तो the E net, that is my E effective, I will to say the effective electric field inside the conductor must be equal to the difference of these two electric field, है ना? इससे कारण मेरा क्या आ गया? That is E net must be zero. Very clear now? The second point, charge inside the conductor is zero. Now this is also very important property of, or we can say the behavior of conductor in electrostatics. Charge inside the conductor is zero. Right now, चलो हमने मान लिया ये कंडक्टर है, राइट? ठीक है. और कंडक्टर के आउटर मोस्ट सरफेस पे मेरा कुछ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, क्लियर? अब हमने क्या किया कि इस कंडक्टर के इनसाइड में एक मैंने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट माना. ds इज माय स्मॉल एरिया एलिमेंट, राइट? तो देखो E का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके सरफेस पे क्या होगा? नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा, राइट? और r कैप इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, राइट? ये जो एरिया एलिमेंट है, इस एरिया एलिमेंट का भी, क्योंकि एरिया एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट ना, तो इसका जो डायरेक्शन है वो मेरा एन है, राइट? चलो अब हम क्या करेंगे? वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर मस्ट बी जीरो. ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी देखा था. द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द स्मॉल एरिया एलिमेंट ds. हम देखेंगे कि ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है इसके साथ में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना एसोसिएटेड है. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है? मैथमेटिकल डेफिनेशन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? डी फाई इज ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर. अच्छा, अब ये वेक्टर को कैसे लिखेंगे? ई आर कैप, क्योंकि वेक्टर होता है क्या? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. फिर ds को भी लिखेंगे ds एन कैप. अब ई ds एक साथ हुआ, बाकी बचा आर कैप डॉट एन कैप. अच्छा, ये देखो, ये दोनों मेरा यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है 1 होता है, पूरा पोर्शन 1 हो गया.
तो डी फाई क्या आ गया, ई डी एस आया, राइट ना। तो टोटल ये तो मेरा हो गया स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस स्मॉल एरिया एलिमेंट। बट हमें चाहिए इस पूरा कंडक्टर पे कितना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना। तो मेरा जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, राइट। अच्छा, हमने देखा कि फर्स्ट प्रॉपर्टी से कि ई इनसाइड द कंडक्टर मस्ट बी जीरो, तो ई तो जीरो हो गया, तब तो मेरा पूरा फ्लक्स मेरा इस कंडक्टर के साथ इनसाइड द कंडक्टर का टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड मस्ट बी जीरो। अच्छा, फ्लक्स अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम फ्लक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज माई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट ना। एप्सिलॉन नॉट की तरह की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू मेरा जीरो हो गया, तो क्यू इनसाइड द कंडक्टर मस्ट बी जीरो। वेरी क्लियर। Fourth, the behavior of the conductor in electrostatics. So now the electric field is always normal to the surface of the conductor. Now come the very important behavior. बोल रहा है क्या कि कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, राइट। तो चलो हमने एक कंडक्टर मान लिया, ये मेरा कंडक्टर है, राइट। और हमने देखा था कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो और V मस्ट बी कांस्टेंट, दैट इज माय इक्विपोटेंशियल, राइट। ठीक है, अब देख मान लेते हैं, सपोज हमने ये माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इस पर परपेंडिकुलर नहीं है, राइट। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। नाउ अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंडक्टर के सरफेस के साथ में एक मेरा एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है, राइट ना। तो हम क्या करेंगे, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हम इसका क्या करेंगे, दो कंपोनेंट ले लेंगे। एक मेरा सरफेस के अलोंग लेंगे, दिस इज माय टेंजेंशियल, दिस वन इज माय टेंजेंशियल कंपोनेंट, दिस वन इज माय टेंजेंशियल कंपोनेंट। यही मेरा टेंजेंशियल कंपोनेंट है, दैट इज माय ई कॉस थीटा, और एक मेरा परपेंडिकुलर होगा, राइट। ठीक है। अच्छा, अगर ई कॉस थीटा एग्जिस्ट कर रहा है तब तो मेरा सरफेस करंट डेवलप करेगा। अगर सरफेस करंट डेवलप करेगा तब तो चार्ज मेरा एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, वन पोजीशन से दूसरे पोजीशन की तरफ मूव करेगा अलोंग द सरफेस, राइट। अगर चार्ज मेरा मूव करेगा तो सब कुछ वर्क होगा, लेकिन हमको क्या पता है, हमने ये पढ़ा है कि मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मेरा वर्क डन तो जीरो होता है, राइट ना। क्योंकि मेरा अभी हमने देखा था ना प्रीवियस बिहेवियर में कि मेरा कंडक्टर का जो सरफेस होता है इक्विपोटेंशियल होता है, तो इक्विपोटेंशियल पे जो वर्क डन है वो मेरा जीरो है। तो ये मेरे को शो कर दिया कि मेरा ये जो कंपोनेंट है ई कॉस थीटा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ई कॉस थीटा डजंट एग्जिस्ट। अच्छा, अब यहाँ से बात आया कि ई कॉस थीटा अगर जीरो है तो या तो ई जीरो होने से पूरा पार्ट जीरो होगा, या तो कॉस थीटा जीरो होने से ये पार्ट जीरो होगा, बट ई तो मेरा जीरो नहीं है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, कॉस थीटा जीरो। अगर कॉस थीटा जीरो हुआ तो थीटा मस्ट बी 90 डिग्री, एंड दिस शोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। The behavior of conductor in electrostatic, that is my electrostatic shielding, right now. तो पहले हम इसको समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होता क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक फेनोमेना है ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट ना। मतलब एक रीजन है जिस रीजन को हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री करना है। आई मीन टू से कि उस रीजन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। Then that reason, which is free from the influence of any external electric field, then the phenomena by which this process is going to take place is called my electrostatic shielding. Very clear. तो देखो मैंने क्या किया, एक हॉलो कंडक्टर बनाया, राइट। और मेरे को पता है कि हॉलो कंडक्टर के आउटर सरफेस पे ही मेरा कोई चार्ज है, राइट ना। क्योंकि हमने प्रॉपर्टी देखा था कि चार्ज हमेशा कंडक्टर के आउटर सरफेस पर आके रिसाइड करता है, राइट। हमने ये भी प्रॉपर्टी देखा था कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या होगा, नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा। और हमने ये भी प्रॉपर्टी देखा कि मेरा इनसाइड सपोज मेरा एक कैविटी है ना, ये हॉलो कंडक्टर के अंदर में कैविटी है, उस कैविटी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और मेरा भी कांस्टेंट है, राइट ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसका मतलब है कि ये जो रीजन है, दैट इज द रीजन, दैट इज माई कैविटी, वो मेरा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से इंडिपेंडेंट है, राइट ना। ये जो रीजन है इस रीजन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, राइट ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और ये बहुत ही गुड एग्जांपल है, वेरी गुड एग्जांपल है कि इट इज सेफ टू सिट इनसाइड द कार rather than near a tree
और इन ओपन ग्राउंड। ये होता है कि अगर हम कार में बैठते हैं अंदर में तो हम सेफ हैं, लेकिन अगर ओपन ग्राउंड में हम बैठते हैं तो हम अनसेफ है। ऐसा क्यों? बोलता है कि कार का जो मेटालिक बॉडी है वो कैसा बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, क्योंकि जितना भी चार्ज होगा उस मेटालिक बॉडी के सरफेस पे होगा, तो उस मेटालिक बॉडी के सरफेस पे नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके इनसाइड में नहीं होगा, और इनसाइड में नहीं हो गया तो अंदर में जो बंदा बैठा हुआ है उसके बॉडी पर कोई चार्ज आएगा नहीं, हाँ, उसको कोई इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा नहीं, राइट। तो ये बोल रहा है कि द मेटालिक बॉडी ऑफ द कार एक्ट्स एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग एंड द मैन विल वेरी मच सेफ व्हेन he must sit inside the car on the basis of my electrostatic shielding. Now come to the topic free and bound charges in conductor, right ना? ये पूरा पोर्शन एक थ्योरेटिकल है, ठीक है, ऐसे आपको केमिस्ट्री में भी ये सब चीज़ आपने पढ़ा है, ठीक है, क्लियर ना? So I don't think any student will face any type of problem regarding this topic. Now we know that free electrons are available in the lattice structure of an atom. हमें पता है कि एटम का अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, राइट, ठीक है, क्लियर। When we come across the structure of an atom, जब हम एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि एटम में मेरा शेल्स होते हैं, डिफरेंट शेल्स होते हैं। आपने पढ़ा केमिस्ट्री में K-L-M-N लाइक दिस, ठीक है, क्लियर। तो मेरा एटम के अंदर में बहुत सारा सेल्स होते हैं, इनरमोस्ट सेल्स हैं एज वेल एज मेरा आउटरमोस्ट शेल है। नाउ चार्ज इन द न्यूक्लियस एंड इनरमोस्ट सेल्स आर नॉट एबल टू लीव द सेल। हो रहा है कि जो मेरा इनरमोस्ट सेल में जो मेरा इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन ही मेरा चार्ज है, और जो मेरा न्यूक्लियस के अंदर में जो मेरा पॉजिटिव चार्ज है वो मेरा क्या कर रहा है कि वो पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस को छोड़ नहीं सकता, वो बिल्कुल वहाँ पे क्या बाउंडेड है। और मेरा जो इलेक्ट्रॉन्स जो मेरा चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में जो इनरमोस्ट सेल में है वो भी मेरा पूरा सेल को वो क्या कर सकता है, वो उस सेल से बाहर नहीं निकाल सकता, राइट। लेकिन जो आउटरमोस्ट सेल में जो चार्ज है वो एटम से इजीली डिटैच हो सकता है, ठीक है, एटम को लीव कर सकता है, बट एक्चुअली में वो एटम को लीव करके बाहर नहीं जाएगा, एटम के सरफेस भी रहेगा। यहाँ हो रहा है कि द charges in the outermost cell are able to detach from matter but actually doesn't leave the surface. So on the basis of this we can say that charges in the nucleus and innermost cell are bound charges. तो जो चार्ज मेरा न्यूक्लियस के अंदर में है, जो चार्ज मेरा इनरमोस्ट सेल में है, वही मेरा बाउंड चार्ज है, क्योंकि वो अपना प्लेस को वहाँ से छोड़ नहीं रहा है। लेकिन जो मेरा आउटरमोस्ट सेल में है एंड दैट इलेक्ट्रॉन्स that charges in the form of electrons lies in my outermost cell are able to drift from their own place, right? तो अपने जगह से वो मूव कर रहा है। तो जो मेरा चार्ज आउटरमोस्ट सेल में वही मेरा फ्री चार्ज है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में हमने क्या पाया कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मेरा फ्री चार्जेज है, और इंसुलेटर के केस में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे स्ट्रांगली बाउंड होते हैं हर एटम के साथ में, and they are not able to free from atom to atom. We can say in electrons all the charges are bound in nature. Now the question arises here, show that the strength of electric field due to extra charges on the conductor is given by E vector equal to sigma by epsilon naught n cap, right? Here sigma is my the surface charge density, right? चलो इसको हम कैसे इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे फॉर्मुलेट करें। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक कंडक्टर लिया, राइट। दिस वन इज माय कंडक्टर एंड ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर आई हैव पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मेरा कहने का मतलब है कि मेरा कंडक्टर के सरफेस पे मेरा पॉजिटिव चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। चलो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण मैंने एक सरफेस को लिया, मान लो ये मेरा सरफेस है, आप किसी भी सरफेस को ले सकते हो, राइट। सपोज दिस वन इज माय सरफेस, तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा, और यहाँ पे जो आर कैप है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, राइट। क्योंकि डायरेक्शन हमेशा फिजिक्स में एक यूनिट वेक्टर सिग्निफाई करता है। नाउ हमने क्या माना, यहाँ पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ds इज अ स्मॉल एरिया एलिमेंट, और इस पर मेरा एन कैप क्या बता रहा है, इस स्मॉल एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन। वेरी क्लियर, ठीक है। वी नो वेरी वेल कि मेरा इनसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0 बट V मस्ट बी कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मस्ट बी कांस्टेंट, राइट, ठीक है।
मैंने इस पूरा कंडक्टर का जो सरफेस एरिया है उसको हमने एस माना, राइट ना। मेरा ये कंडक्टर कोई भी शेप का हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। अकॉर्डिंगली दैट मेरा एरिया आएगा। क्लियर? चलो ठीक। तो चलो हम कैसे स्टार्ट करेंगे। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद ds। सबसे पहले ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है, इस स्मॉल एरिया एलिमेंट के साथ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड है वो हम निकालेंगे, उसको हम इवेल्युएट करेंगे। तो dy इज E डॉट ds, ये मेरा डेफिनेशन होता है। तो dy इक्वल टू E वेक्टर को कैसे लिखेंगे, E इंटू आर कैप। E क्या बताया, मैग्नीट्यूड, आर कैप बताया उसका डायरेक्शन। ds वेक्टर कैसे लिखेंगे, ds इंटू एन कैप। ठीक है, तो E ds हो गया और आर कैप डॉट एन कैप होगा। ये दोनों मेरा यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मेरा 1 होता है। यहाँ आया क्या, दैट इज माय E ds, राइट ना। ये मेरा आया इस स्मॉल एरिया एलिमेंट के साथ में जो फ्लक्स एसोसिएटेड है उसका एक्सप्रेशन। क्लियर? नाउ फाइनली माय एम इज टू फाइंड आउट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस एरिया S। मेरा ये पूरा कंडक्टर के सरफेस जो S है उसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना एसोसिएटेड है। तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। E को मैंने बाहर रखा, ds का इंटीग्रेशन किया, तो ds मेरे यहाँ वेरिएबल है, जो वेरिएबल होता है उसी का हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो जब हम सारा स्मॉल एरिया एलिमेंट को सम अप करेंगे तो मेरा आएगा टोटल सरफेस एरिया, दैट इज माय S। तो दिस वन इज माय फर्स्ट इक्वेशन। वेरी क्लियर? नाउ according to the Gauss's law in electrostatics, my electric flux is defined as q net by epsilon naught. ऐसा होता है। अच्छा, we know that sigma, that is my surface charge density, is nothing but q net by s, right ना। तो यहां से मैंने q net को निकाला, q net हो गया सिग्मा इंटू s। अब ये जो q net जो सिग्मा इंटू s है उसको हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो नाउ मेरा फ्लक्स क्या हो गया, सिग्मा s by epsilon naught, and this one becomes my second equation, right। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन दिस वन एंड फ्रॉम सेकंड इक्वेशन दोनों को मैंने इक्वेट किया, s कैंसिल हो गया, तो नाउ E becomes sigma by epsilon naught। In vector form we can write E vector is nothing but a sigma by epsilon naught into n cap. N cap gives the direction of not n cap, so better to write down here n cap। यहाँ पे n cap कर दो, यहाँ पे r cap कर दो, बेटर की चेंज कर दो क्योंकि यहाँ पे मेरा n cap दे रखा है, यहाँ n cap हो गया, here I have n cap, here I have r cap, right ना। तो यहाँ पे मेरा n cap डॉट r cap हो गया, बाकी सब ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आ गया n cap। वेरी क्लियर ना। कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, राइट ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दिस टॉपिक। नाउ सी, फर्स्ट कम टू नो व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक। पहले हम जानेंगे कि डाइइलेक्ट्रिक होता क्या है। तो डाइइलेक्ट्रिक आर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेस। डाइइलेक्ट्रिक एक बार नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है। अब ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा रिड्यूस कर देता है टू सम एक्सटेंट, एंड ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ये जो मटेरियल्स है उसको हम क्या करते हैं, कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच में इंसर्ट करते हैं, और इससे क्या होता है कि मेरा कैपेसिटेंस मेरा इंक्रीज कर जाता है। और कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरा इससे कैपेसिटर जो है वो मोर एंड मोर चार्जेस को क्या करेगा, वो होल्ड कर सकता है। वेरी क्लियर ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। वेरी क्लियर ना। थोड़ा ऐसा समझेंगे, मान लो ये मेरा एक मटेरियल है, हमने मटेरियल माना, दिस वन इज माय मटेरियल, ये मेरा एक मटेरियल है, राइट। अब इस मटेरियल को हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ठीक। अब जैसे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस मटेरियल को हम इंसर्ट करेंगे तो क्या हो रहा है कि एक मेरा मटेरियल का ये जो साइड है ये मेरा पॉजिटिव चार्ज से इंड्यूस होगा, और ये चार्ज ये साइड मेरा नेगेटिव चार्ज से इंड्यूस होगा। तो इनसाइड द मटेरियल पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट होगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। बट द स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ से लेस है। क्लियर ना, समझ आ रहा है। तो हम जो इसके अंदर में जो मेरा E नेट है उसको कैसे लिखेंगे, दैट इज माय E नॉट वेक्टर माइनस E आई वेक्टर। क्लियर ना। मैंने यहाँ पे लिखा है E आई शुड बी लेस देन E नॉट, और E आई का डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इनसाइड द मटेरियल, राइट। चलो यहाँ पे देखो,
डाइलेक्ट्रिक का टाइप्स कितना है? टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक. तो आई हैव टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, वन इज माई नॉन पोलर, अदर इज माई पोलर. तो इन केस ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ये ऐसा मटेरियल है जिसमें मेरा डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, राइट ना. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, एंड CO2 है, एंड एक्सेट्रा. देखो हम क्या करेंगे, हम मान लो कि हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को लिया, तो हाइड्रोजन का एक ये एटम है, एक मेरा दूसरा एटम है. These are nothing but the atoms of my hydrogen. अब यहाँ पर भी मेरा सेंटर है, यहाँ पर भी मेरा सेंटर है, राइट. तो यहाँ पे सेंटर है, तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज, और चलो यहाँ नेगेटिव हटा लो, राइट. यहाँ पे मेरा पॉजिटिव, यहाँ पे मेरा पॉजिटिव, क्योंकि ये सेंटर का मतलब न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस में मेरा पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट ना. अब आप देखो जब हम इसको लाइन ज्वाइनिंग करेंगे तो बिल्कुल इस लाइन ज्वाइनिंग के बिल्कुल सेंटर पे जहां पर ये दोनों मेरा एटम टच कर रहा है, उसी पर मेरा क्या होगा, मेरा फाइनली पॉजिटिव चार्ज मेरा यहाँ पे लोकेट होगा, राइट ना. अब नेगेटिव चार्ज भी इसी पॉइंट पर आएगा, दिस पॉइंट, मान पॉइंट को P मान ली. तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज लाइज एट द पॉइंट P. तो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो पॉजिटिव नेगेटिव, सीट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ डाइपोल यहाँ पे है, P पॉइंट पर है, ठीक है. तो पॉजिटिव और नेगेटिव का सेपरेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है, जिसको हम 2A मान लेते हैं, वो मेरा 0 है. और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज Q into 2A. अगर 2A 0 हो गया तो मेरा डाइपोल मोमेंट 0 हो गया. तो डायग्राम से इसको हम कैसे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को शो करेंगे. तो मान लो ये मेरा मटेरियल है, इसमें मेरा ये एटम है, ये मेरा एटम है, ये मेरा एटम है, ये मेरा एटम है, मटेरियल से डाइपोल. तो एक ही पॉइंट पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सिचुएशन है, राइट ना. ऐसा कर दिया. तो सिंपल डायग्राम ऑफ द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, वेरी क्लियर. कम टू द सेकंड डाइलेक्ट्रिक, दैट इज कॉल्ड बाइपोलर डाइलेक्ट्रिक, राइट. नाउ दोज मटेरियल्स इन व्हिच देयर इज सर्टेन डाइपोल मोमेंट of the individual molecule, but the net dipole moment of the material must be 0. Initially, in the absence of external electric field, all the molecules are oriented randomly. Now, चलो यहाँ पे देखते हैं. ये मेरा एग्जाम्पल है, जैसे वाटर है, NH3 अमोनिया है, and my C2H6, so that is my ethyl alcohol, like this. तो देखो क्या है कि मान लो ये मेरा मटेरियल है. अब इसमें क्या है, एक मेरा ये मॉलिक्यूल है, एक मेरा ये मॉलिक्यूल, ये मेरा थर्ड मॉलिक्यूल, ये मेरा फोर्थ मॉलिक्यूल, एंड सो ऑन, राइट. तो ये ऑलरेडी इसके अंदर में डाइपोल मोमेंट है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि मेरा नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक सर्टेन मेरा डिस्टेंस है, एक सर्टेन सेपरेशन है, राइट ना. तो इस मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, इस डायरेक्शन में. इस मॉलिक्यूल का ऐसा डायरेक्शन है, इस मॉलिक्यूल का कुछ इधर डायरेक्शन है, इस मॉलिक्यूल का कुछ इधर डायरेक्शन है. तो सारा डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में, zigzag वे में. उसके कारण जो P नेट होगा, दैट इज माय डाइपोल मोमेंट नेट, दैट शुड बी 0. क्यों? क्योंकि यह रीजन है कि ईच डाइपोल मोमेंट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. ड्यू टू दिस P नेट मस्ट बी 0. वेरी क्लियर. नाउ अब क्या बोल रहा है कि व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दोज मटेरियल, मान लो इस मटेरियल पर मैंने एक फील्ड अप्लाई किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज माय E नॉट हियर. देन व्हाट हैपेन, सारा मॉलिक्यूल्स रीओरिएंट होगा इन सच अ वे दैट सारा मॉलिक्यूल्स का जो पॉजिटिव चार्ज है वो है ना, वो मेरा मूव करेगा या सेट होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और सारा नेगेटिव चार्ज अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. अब इसके कारण क्या हुआ, ठीक है, जो मेरा P नेट है मेरा 0 नहीं होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा, न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा. तो मेरा जो P नेट है, और we consider the dipole moment net inside this material must not be 0, and we can say the molecules of the material gets polarized, right now. तो यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल पोलराइज हो गया तो बोलता है the dipole moment per unit volume, इसको हम पोलराइजेशन बोलते हैं, depends on the strength of external electric field. That is मेरा जो P, that is my dipole moment is directly proportional to the external electric field, और इसको प्रोपोर्शन का साइन को अगर मैं इक्वल में कन्वर्ट करूँ तो कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक ससेप्टिबिलिटी, राइट ना. आप चाहो तो यहाँ पे E नॉट की जगह पर E भी लिख सकते हो, राइट ना, क्योंकि मेरा जो E नेट होगा वो मेरा क्या होगा, E नॉट माइनस EI होगा, ठीक है.
एक्चुअली मेरा ई नेट किस पर डिपेंड कर रहा है, ई नॉट पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ई नॉट रखा है. वेरी क्लियर ना? आई थिंक ऑल द टॉपिक्स इन दिस वीडियो must be very clear to all of you. Thank you.